हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग आप लोगों को जो सैम्पल पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस के अपलोड करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन जो 20 है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी जो सेक्शन सी डी ई एफ होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो यकीन मानिए आप लोग 5 सैम्पल पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन। तो यकीन मानिए कि कोई भी स्टूडेंट्स के 90 से कम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मेरे तरफ से गारंटी है। हर साल ऐसे 5 सैंपल पर हम लोग अपलोड करते हैं और बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम उसी में से सारा पेपर आ गया था। तो इसीलिए इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कोई आंसर ना मिले, कुछ भी समझने में कोई दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस 5 सैंपल पेपर के जो डाउट है उसके लिए मैं आप लोग का अलग एक क्लास ले लूँगी जिसमें हर बच्चे के डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के। तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट है कि नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन। आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस किनको याद करके बनाया जाता है? तो आपको पता है 31 अक्टूबर को हमारे देश के जो फर्स्ट गृह मंत्री थे, जिनको हम बोलते होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनके याद करके हमारे देश में 2014 से जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी तब से उन्होंने मनाना स्टार्ट किया है। क्योंकि उनकी पार्टी का मानना यह है कि जो रिस्पेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के कारण उनको वो सपोर्ट और वो रिस्पेक्ट समाज में नहीं मिल पाया। तो इसीलिए आगे के जनरेशन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है देश को यूनाइट करने में, एक साथ बनाए रखने में, उसीलिए उनके बर्थडे के दिन इसको राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 से स्टार्ट किया गया था, आपको याद रखना है। याद रखिए नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया था 31 अक्टूबर, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के। जैसे हम लोग कहते हैं गांधी जयंती मनाते हैं डिफरेंट उनके बर्थडे के लिए, तो ये जो बर्थडे है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे को राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइटल ऑफ हैदराबाद रूलर। आपको पता होगा जितने भी उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थे, जो हैदराबाद था सबसे अमीर प्रिंसली स्टेट था, और उसका जो टाइटल होता था, जो भी रूल करता था, जो रूलर होता था, उसका पर्टिकुलर टाइटल जिसको निज़ाम के नाम से जाना जाता था, और ये बहुत ही अमीर होता था क्योंकि हैदराबाद रियासत ही काफ़ी अमीर था। नेक्स्ट है कि फर्स्ट समिट ऑफ नैम का जो फर्स्ट समिट हुआ था कहाँ पे हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए। तो बेलग्रेड में हुआ था और कब हुआ था, 1961 में। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, डेट भी याद रखना है और आपको प्लेस भी याद रखना है कहाँ पर। तो जगह है बेलग्रेड, ईयर है 1961। पंचशील एग्रीमेंट साइन ऑन। हम सब जानते हैं कि पंचशील एग्रीमेंट जो है दो देशों के बीच में, भारत और चाइना, इन दो देशों के बीच में साइन किया गया था और डेट थी 29 अप्रैल 1954। देखिए जो 29 अप्रैल है वो इतना इंपॉर्टेंट है, बट ईयर जो 1954 है ये आपको याद रखना है। बट मैंने यहाँ पे डेट भी आप लोगों के लिए लिख दिया है। नेक्स्ट है कि डैश टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ तिब्बत। चाइना ने तिब्बत पे कब कंट्रोल कर लिया, तो वो ईयर है 1950। इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑन। ये तो आप लोग को ऐसे दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि इमरजेंसी पे डेफिनेटली 6 मार्क्स में क्वेश्चन आना ही आना है। पूरा इमरजेंसी क्यों लगा, क्या लेसन सीखा, क्या परिणाम हुए, क्या इफेक्ट हुआ, पूरा इमरजेंसी करना है। तो इमरजेंसी जो है 25 जून 1975 के रात को डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, उसके बाद हु गेव द स्लोगन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। आपने देखा था ना कि 1974 में दो जगह पे, गुजरात और बिहार में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जो गुजरात था वहां पे किसने लीडर ने मेन लीडरशिप निभाई थी, मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी के काफी कॉम्पिटिटर थे। और बिहार के अंदर जो नेतृत्व संभाला था, लीडरशिप संभाला था, वो बिहार के लोकल बहुत बड़े जो पॉपुलर नेता थे जयप्रकाश नारायण, और उन्होंने ही बिहार के आंदोलन में, बिहार के मूवमेंट में एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था जहाँ टोटल रेवोल्यूशन। तो किस के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इन इंडिया हु इज नोन एज अ आयरन मैन। इंडिया के अंदर आयरन मैन का टाइटल किसको दिया गया है, ये गांधी जी ने दिया था। किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हम सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही स्ट्रांग थे, नेगोशिएशन करने की जो कैपेबिलिटी थी, जो स्किल थी, वो उनके अलावा उस टाइम के किसी भी लीडर में नहीं थी। और इसीलिए एक एक करके 565, बहुत बड़ी बात होती है, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाकर उन्होंने 565 जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट थे,
आज़ादी से पहले पहले सभी को उसने अपने साथ एक तरह से मिला लिया। हालांकि कुछ 4 जो स्टेट थे उनको मिलाने, प्रिंसली स्टेट को मिलाने में कुछ दिक्कत का भी सामना करना पड़ा, बट जहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हो जाते थे समस्या छोटी हो जाती थी, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी थी, नेगोशिएशन का जो स्किल था, लोगों से बातचीत करने का तरीका था, ये जो उनकी पर्सनालिटी का एक मतलब कहते हैं ना कि जो कैरेक्टर था, जिसके कारण उनको आयरन मैन का टाइटल दिया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही ज़बरदस्त नेता थे। इनके बारे में एक जरूर वीडियो बनाऊंगी ताकि सबको पता होना चाहिए आज के जनरेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था भारत के देश को आज़ाद कराने से लेकर उसको एक साथ इंटीग्रेट करके जोड़ने के रखने में। तो इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, आपके न्यू सिलेबस में भी है, तो आपको सरदार वल्लभ पटेल अपने कोर्स के लिए भी और वैसे भी भारत के हर एक नागरिक, हर एक बच्चे को इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है ये गुजरात में है, तो कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है, ठीक है। उसके बाद व्हेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था? आपने देखा था जब आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फाइनली 56 डे के अनशन के बाद डेथ हो गई थी वहाँ के जो लोकल लीडर थे श्री रामुलु की। उसके बाद ये समस्या डिफरेंट जगह में बनी, आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बना दिया गया था और आंध्र प्रदेश के मूवमेंट को सक्सेस को देखते हुए जगह जगह पे देश में आंदोलन स्टार्ट हुआ था। फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को स्टैब्लिश किया जाए, जो देखेगी, रिकमेंडेशन देगी कि आखिर स्टेट को किस तरह से अलग अलग डिवाइड किया जाए, उसका बेसिस क्या होना चाहिए। तो कब बना था? 1953 में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सबका साथ सबका विकास, ये किस पॉलिटिकल पार्टी ने स्लोगन दिया था, नारा दिया था? आज के टाइम में हर बच्चों को पता होगा, बीजेपी। देखिए जो कुछ चीज़ें हैं जो आजकल के, जैसे मैंने बताया ना कि जो बीजेपी का 3rd और 4th टर्म है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे प्रोग्राम, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये सारे, आयुष्मान भारत, ये सब आपको याद रखना है कि इन्हीं के द्वारा दिया गया है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ पार्टी विच वाज एस्टेब्लिश बाय काशीराम। काशीराम ने एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश की थी। उस काशीराम की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। कई बार इस पार्टी के आपने सीएम देखे होंगे। आज जो उनकी प्रेसिडेंट है, बात करें बीएसपी की, तो मायावती जी है। और बीजेपी ये जो बीएसपी है उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी बहुत ही शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ है। तो इस पार्टी को बनाया किसने था? काशीराम ने बनाया था, ठीक है। इसके अंदर पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि माइनॉरिटीज़ को, यानी कि जितने भी उस टाइम के दलित थे, शेड्यूल कास्ट थे, ठीक है, उन सभी को साथ लेने के लिए बनाया गया था और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, स्पेशली यूपी के अंदर। तो याद रखना, काशीराम के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी उसका नाम क्या था? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट है कि जो यूरो है कॉमन करेंसी कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है? तो हम सभी जानते हैं यूरोपियन यूनियन का, जितने भी यूरोप के देश है वो इसी की है कॉमन करेंसी। उसके बाद व्हेन इंडिया ज्वाइन यूएन, इंडिया ने कब ज्वाइन किया यूएन को? तो 30 अक्टूबर 1945 में, अक्टूबर 1945 में। ओके, नाउ चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। देखिए नीति आयोग पे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। तो नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? देश का प्राइम मिनिस्टर। अगर करंट है तो देश के नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो वही आपका आंसर होगा। और जो प्लानिंग कमीशन था उसका भी चेयरपर्सन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। ओके, उसके बाद एक्सपेंड ऑफ लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है? एल फॉर लिबरेशन, टी फॉर टाइगर ऑफ तमिल इलाम, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंड द साफ्टा। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। जो शॉर्ट फॉर्म आप जो हैंगे दे रखे होंगे उसको फुल फॉर्म एक्सपेंड करने के वो आपको कुछ जो है 8-10 याद करने पड़ेंगे, वो मैं एमसीक्यू में साथ साथ लेती जाऊंगी। उसके बाद विच पार्टी डोमिनेटेड द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ मालदीव्स। आपको पता है मालदीव में भी डेमोक्रेसी बहुत बाद में आई थी, जितने भी हमारे साउथ एशियन नेशन है। तो कौन से पार्टी का मेन डोमिनेंस है वहाँ पे? तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का। उसके बाद साउथ एशिया जो लीडर है उन्होंने सार्क चार्टर कब साइन किया? तो 8 दिसंबर 1985 में, 1985। उसके बाद नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? किसके जगह पे नीति आयोग बनाया गया है? तो प्लानिंग कमीशन इसका सही आंसर है, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन को ही हटाकर उसके जगह पे नीति आयोग को रिप्लेस किया गया।
2015 में तो मैं नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राम मंदिर, कश्मीर, एनडीए 3rd एंड 4th, ये सब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। करंट टॉप पीरियड में ये सब चीज़ें आपके सामने हुई है, आपको इसलिए पता भी होगा। तो आई होप ये 20 क्वेश्चन जैसे मैंने बोला होगा वैसे इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से सारे आंसर्स पता होंगे, बट आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं साइड में आंसर्स भी लिख देती हूँ। किसी बच्चे को ना पता हो तो वो लिख कर यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। ओके, आई होप कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू।